यस प्लीज कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। और मैं पहले भी जो है आपको बता चुकी हूँ। सारे जो हमने पिछली दफ़ा जो डिस्कस किया था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, एडिक्शंस के बारे में, यूथ की एडिक्शंस के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक डिफरेंट होगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ कि मैं जो सर उबैद के रेफरेंस से, इट्स अ कुंदन ऑर्गेनाइजेशन, उस रेफरेंस से माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी जो है ये मेरा जो सपोर्ट किया है, एक मैम सहर और सर उबैद के ताउन से ये वेबिनार जो ऑर्गेनाइज हुई है। ठीक है। मतलब फुली थैंक्स टू देम। और मेरे जहाँ तक मेरे इंट्रोडक्शन का ताल्लुक है, आई एम तूबा और मैं आई एम ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड यू से मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड जितनी भी स्किल्स हैं, मतलब साइकोलॉजी से रिलेटेड, उसके मुतालिक मैं बच्चों से, खासतौर पे चाइल्ड केयर स्किल से रिलेटेड, और आज का टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है, चाइल्ड डिसऑर्डर्स। अच्छा, तो हम ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक गो थ्रू हो जाते हैं कि चाइल्ड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। आपके जहन में आता होगा जी, बच्चा अब नॉर्मल है, बच्चा मेंटली तौर पे नॉर्मल है। आपने सुना होगा न्यूरो डाइवर्जेंट जो चिल्ड्रंस होते हैं। आज हम उस मुतल्लिक नहीं बात करेंगे। देखें, आपने सुना होगा एडीएचडी है, एएसडी है, यानी कि ऑटिज्म है, या हाइपर एक्टिविटी है, डाउन सिंड्रोम है, ये रिलेटेड इश्यूज हैं। आज हम दूसरे जो एक्सटर्नली और इंटरनली बच्चे जिन प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, जो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं, लेकिन वो एक्सटर्नली जिन फैक्टर से अफेक्टेड होते हैं और इंटरनली उन्हें क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहे होते हैं, जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं हो रहा होता, जो उन्हें एंजाइटी, ट्रॉमा की तरफ लेके जाते हैं। हम उन फैक्टर्स की तरफ आज मेरा रखने का मकसद ये था कि जितने पेरेंट्स भी हैं वो इससे अवेयर हो जाएं कि उनके बच्चे सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चा जो है वो ही नहीं डिसऑर्डर का शिकार होता, या कोई हाइपर एक्टिव बच्चा भी डिसऑर्डर का शिकार, हाइपर एक्टिविटी भी किसी वजह से आती है, या आपका सेरिब्रल पार्सले हो गया, या आपके डाउन सिंड्रोम हो गया। नो, हम बात करेंगे चाइल्ड डिसऑर्डर पे। सबसे पहले हम अगर हम देखें तो चाइल्ड जो होता है डिसऑर्डर कैसे होता है, साइकोलॉजिकल अगर हम बात करें डिसऑर्डर में, तो वो बिहेवियर्स होते हैं जो कि हमारी एज के साथ साथ, हमारे कल्चरल नॉर्म्स के साथ साथ वो एग्रीवेट करते हैं। अच्छा, वो दो तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं। एक एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर होता है, यानी कि जो आउटर वर्ड से, हमारे जो आउटर बिहेवियर पैटर्न से, जितने भी पीयर रिलेशनशिप, पेरेंट्स रिलेशनशिप, उससे अफेक्टेड हो रहे होते हैं। और एक इंटरनलाइज्ड वर्ड से जो हमारे अफेक्टेड हो रहे होते हैं, यानी कि एक्सटर्नलाइजिंग फैक्टर्स आप कहें, एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर्स, और एक इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर्स। और इनको अगर ये हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस, सोशल परफॉर्मेंस, आपने देखा होगा कुछ बच्चे एकेडमिकली वैसे माशाल्लाह ठीक होते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ना फिजिकली ना किसी लिहाज से, बट लेकिन वो क्लासेस बंक कर रहे होते हैं, उनका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा होता, उनके सोशल रिलेशनशिप उनके पीयर्स के साथ अच्छे नहीं होते। वाई? तो आज हम इन पे बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर, यानी कि आउटर वर्ड्स के साथ जो डिसऑर्डर एक बच्चे के को अफेक्ट कर रहे हैं, वो कौन से डिसऑर्डर्स हैं। अच्छा अच्छा, सबसे पहले अगर हम ये बात करें तो एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर होते हैं, वो पहचानने बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि एक बच्चा एक नॉर्मल पैटर्न में चल रहा है,
लेकिन वो अपने पेरेंट्स के और अपने पीयर्स के मुताबिक, उनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, अपनी टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक, अपनी अथॉरिटी जो उनकी लीगल अथॉरिटी है, जिस तरह रूल्स होते हैं उनके मुताबिक वो नहीं चल पा रहा होता। तो DSM-5 के थ्रू ऐसे बच्चे को हम कहेंगे कि दे आर सफर फ्रॉम एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर, यानी कि उन्हें क्लिनिकल, सबसे पहले अगर आपको कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी कि पेरेंट्स अगर वो रियलाइज कर लें तो सबसे पहले उन्हें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर अगर उनके बच्चों में ये 3 तरह के, आप कहें कि एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर पाए जाते हैं, एक कंडक्ट डिसऑर्डर होते हैं, एक ऑपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर होते हैं, एक अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होते हैं। मैम सहर, वो एक वीडियो थी ना वो वाली, अगर आप चला सकती हैं कंडक्ट डिसऑर्डर की, तो आप वो अच्छा चलो। चला दें। अरे, जी जी। ठीक है मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। वीडियो विदाउट वॉइस, वॉइस नहीं आएगी, लेकिन इट्स अबाउट कंडक्ट डिसऑर्डर, कि ये उस पे मेंशन्ड होगा नीचे कंडक्ट डिसऑर्डर। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि कंडक्ट डिसऑर्डर क्या होते हैं। उसमें आपको पता चलेगा कि वो बेसिक उसका मतलब है कि किस लिहाज से एक बच्चे को हम कैटेगराइज करते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर में। उसके कुछ 4 रूल्स होते हैं। आप ये देखेंगे कि उनके एग्रेसिव पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी, ये उनकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन करते हैं, जो मतलब है कि मतलब है वो एनिमल्स के साथ और पीपल्स के साथ उनके बहुत ज़्यादा जो हैं वो एग्रेसिव जो होते हैं बिहेवियर्स होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये कंडक्ट डिसऑर्डर्स हैं। वॉइसेस नहीं आपको आ रही होती हैं, लेकिन इसमें ये बताया है कि किस तरह एक बच्चा अफेक्ट होता है। ये देखें, वो बैलेंस नहीं कर पा रहा होता अपनी लाइफ को, वो किस तरह एक आप कहें कि एक अपने पेरेंट्स की निग्लेक्ट और के साथ और उनकी नेग्लिजेंस के साथ एक देखें, ये इसमें बताया है कि बैलेंस्ड नहीं हो रही उनकी पर्सनालिटी और वो। तो पेरेंट्स को क्या चीज़ नोट करनी चाहिए कि उनके साथ बैठना चाहिए, उनके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहिए। वरना वो, अगर आपने एक रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं किया, ये देखें, अगर आप एक उनको पहचानेंगे फिक्स्ड रूल के साथ, नहीं अगर पहचानेंगे तो वो इस तरह डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे। उनको हेल्प देम, उनकी मदद, उनको मदद की ज़रूरत होती है। अगर उनके आप वक्त पे उनकी मदद नहीं करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रॉमा में और एंजाइटी में चलते जाएंगे। और सूरज दिखाने का मकसद ये है कि मतलब है कि वो ठीक हो सकते हैं। गुस्सा, उनकी पर्सनैलिटी, ये देखें, उनको अगर आप गुस्से से देखेंगे तो उनकी पर्सनैलिटी इस तरह डिस्ट्रक्टिव वे में चली जाएगी। एक मदर अगर अपने बच्चे को अवॉइड, उनके साथ ये देखें। जी। अच्छा, तो अब ये चीज बताई गई है, देखें कि उनके साथ आपका रवैया कैसा है, सोसाइटी का रवैया, आपके पेरेंट्स का रवैया कैसा है। ये सारी चीजें आपको बता रही हैं कि उनको सपोर्ट करनी चाहिए। ये देखें कि अगर आप एज अ पेरेंट्स उनको सपोर्ट करेंगे और उनका साथ देंगे तो वो इंशाल्लाह ताला अपनी लाइफ में
किसी भी चीज का, किसी भी ट्रॉमा का शिकार नहीं होंगे बेसिकली। जी, ये ये सारी चीजें मैंने बताई हैं, तो इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया होगा इसके बारे में। तो हम ये अब पढ़ते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर्स के बारे में, कि सबसे पहले कंडक्ट जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? एग्रेशन टू पीपल एंड एनिमल्स, यानी कि वो लोगों को मारते हैं। आपने कई बच्चों को देखा होगा, वो बोतलों से इवन छुरी भी यूज करते हैं, उनके स्टिक्स होती है उनके हाथ में। हम वो नॉर्मल एक बिहेवियर समझ रहे होते हैं जी, एक नॉर्मल पैटर्न में, नहीं, वो नॉर्मल पैटर्न नहीं होता। वो कई लोग नाइफ का यूज करते हैं, छुरी का यूज करते हैं, एनिमल्स को मार रहे होते हैं। उनकी एग्रेशन इस हद तक होती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं। आग लगाने की आग लगाने की हद तक वो चले जाते हैं, किसी भी तरह डिस्ट्रक्शन वो करते हैं कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन हो जाए। फिर उसके बाद वो, आप कहें कि थेफ्ट में वो थीफ बन जाते हैं और वो चोरियां करते हैं। पर्स, आपने लुटेरों का नाम सुना होगा यार, उसने पर्स लूट लिया, उसने ये कर लिया। वो चोरी की आदतें शुरू से डेवलप हो रही होती हैं उनके अंदर। वो ये नहीं होता कि एक तो होते ना पॉवर्टी की वजह से, नो, इट्स नॉट दैट ऑफ पॉवर्टी। अच्छे अच्छे घरों के लोग भी ऐसा काम करते हैं बच्चे, ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम डिसऑर्डर। अच्छा, फिर उसके बाद जो सीरियस जो रूल्स होते हैं ना, उनको वॉयलेट करते हैं। कोई भी रूल्स, अगर उन्हें घर में भी कोई रूल है, बाहर भी कोई रूल है, वो उस रूल को किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं होते। ये 4 क्राइटेरिया उनमें पाए जाते हैं। एक एग्रेशन होता है उनके पीपल और एनिमल्स के खिलाफ, उन्हें मारने के लिए, कि वो बहुत एग्रेसिव बिहेवियर, कई दफा वो जानवरों तक को मार देते हैं, उनका गला घोंट देते हैं, इस हद तक उनका बिहेवियर एग्रीवेट कर जाता है। और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट करते हैं, चोरियों में पड़ जाते हैं, लोगों की चीजें उठाना। जिससे आपने देखा होगा, कई बच्चे मोबाइल्स उठा लेते हैं, उन्हें आदत होती है, हालांकि उनके पास पैसे होते हैं। बात पैसों की नहीं होती है, बात होती है आदत की। उनके अंदर वो डिसऑर्डर किसी ट्रॉमे की वजह से, किसी घर में कोई भी जो हमारा एक्सटर्नलाइजिंग फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। फिर वो सीरियस जो होते हैं, रूल्स को वायलेट, कहीं पे भी वो चले जाएं, पार्क में चले जाएं, उन्हें पता है पार्क के इस एरिया में नहीं जाना, वो वहीं जाएंगे। उन्हें पता है स्कूल के इस एरिया में नहीं जाना, एडमिनिस्ट्रेशन में, वो वहीं जाएंगे। वो टीचर के हर रूल को वायलेट करेंगे, बस क्योंकि उनके अंदर इतनी ज्यादा, आप कहें कि नफरत होती है, इतनी ज्यादा एग्रेशन होती है, हेटर्ड होता है लोगों के लिए, उनके एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, उनके जो भी उनके साथ ट्रॉमा हुआ होता है, उस वजह से वो चीज़ एग्रीवेट कर जाती है। अच्छा, अगर DSM-5 के थ्रू देखें, तो ये चीज़ अगर हम देखें कि मुसलसल मुसलसल 15 क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगी। 12 मंथ तक अगर एक ही ये 15 क्राइटेरिया 12 महीनों तक मुसलसल चल रहे हैं, 12 मतलब है कि 12 मंथ्स तक ये कैटेगराइज चल रहे हैं, और उनमें से 6 तो मतलब है कि 6, आप कहें कि जो 15 क्राइटेरिया हैं वो पास्ट 12 मंथ से के अरसे तक चल रहे हैं, और एटलीस्ट उनमें से 6 का प्रेजेंट होना उन 12 महीनों में कंपलसरी है, कि वो लगातार उस पूरे, क्या इस ड्यूरेशन में, इस पूरे ईयर में वो
कॉन्टिन्यूस चल रहे हैं, ये क्राइटेरिया जो मैं आपको बता रही हूँ, तो इसका मतलब है ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम कंडक्ट डिसऑर्डर और नीड फिजिकल असिस्टेंट। ठीक है। सबसे पहले ऑफन बुलीज, यानी कि वो लोगों को बुरा, अच्छा बुली क्या होती है? आप कहते होंगे उसने मुझे बुली कर दिया, हमें बुली का मतलब ही नहीं पता। उसने मुझे बुली जानबूझ के होती है, सोच समझ के होती है। बुली हम अपने आप से प्रिटेंड करके, मतलब अनकॉन्शियसली नहीं होती। अगर आपको कोई बंदा बुरा लगता है तो आप उसको बुली करेंगे। आप जानबूझ के जो बिहेवियर शो करते हैं उसे बुली कहते हैं। थ्रेटनिंग बिहेवियर होता है उनका, बहुत ज्यादा मतलब है थ्रेटनिंग किस्म का होता है, जारहाना। और इसके अलावा आप कहें वो फिजिकल फाइट बहुत ज्यादा करते हैं, इतनी उनकी फिजिकल फाइटिंग, मतलब है कि वो लड़ाइयाँ बहुत करते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे क्लास में बहुत ज्यादा लड़ते हैं। एक नॉर्मल खास पे लड़कियां तो नहीं लड़ती, लड़कियां भी आपने देखा होगा बाल खींच रही होती हैं, मतलब एबनॉर्मली कहीं आप लग रहा होता है, हमें वो चीज लग रही है यार कि ये न्यू जनरेशन है। नहीं, उनके साथ कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम गुजरी होती है जिसकी वजह से वो इस चीज को सफर करते हैं, वेपन्स यूज करते हैं। अब वेपन्स में जरूरी नहीं कि बुलेट आए या पिस्टल आए, वेपन्स में बैट का इस्तेमाल करते हैं, ब्रिक्स पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं, ब्रोकन बॉटल्स होती हैं, शीशे की बोतलें होती हैं, नाइफ होती है, गन भी कर सकते हैं। अगर बहुत एक्सट्रीम एग्रेसिवनेस पे चले जाए ना, तो ये गन की तरफ भी चले जाते हैं। फिर ये फिजिकली क्रूएल होते हैं, यानी कि मारते हैं लोगों को। इनका सबसे जो बड़ा मेन पॉइंट होता है ना, फिजिकली ये जानवरों को भी मारते हैं, फिजिकली ये इंसानों को भी मारते हैं। ठीक है। और फिजिकली क्रूएल टू पीपल भी होते हैं, फिजिकली क्रूएल टू एनिमल्स भी होते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि ये चीजों को चुराते हैं। अब उसमें आप में पर्स स्नैचिंग, मैंने आपको पहले बताया, चलते चलते किसी का पर्स स्नैच कर लिया। आपने देखा होगा कराची में कितने वाकये हो रहे हैं। डाकू क्यों बनते हैं? जरूरी नहीं है कि वो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो तो हम कहें कि वो डाकू बन गया है, या कोई बुरी सोबत में पड़ गया, उसको कोई ना कोई इंटेंस घर की तरफ से कोई ना कोई उनकी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, तो वो ये चीज एग्रीवेट कर जाती है, पर्स स्नैचिंग कर लेते हैं। ठीक है। उसके अलावा रॉबरी में पड़ जाते हैं, मतलब आप कहते हैं डाकू, जिसे आप कहते हैं वो लुटेरे, डाकू, चोर, उचक्के, मतलब उर्दू में एक डाक कहते हैं ना, चोर उचक्के हैं, तो इट्स लाइक दैट। और अ, वो फोर्स करते हैं समवन इनटू सेक्सुअल एक्टिविटी में, वो लोग फोर्स करते हैं किसी को सेक्सुअल एक्टिविटी में आने के लिए। ये सारी चीजें एक कंडक्ट डिसऑर्डर में, एडल्टहुड में, ये चीजें एक्सट्रीम लेवल पे जब चली जाती हैं तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी में चेंज हो जाती हैं, वो क्रिमिनल बन जाते हैं, वो स्नैचिंग शुरू कर देते हैं। जब वो छोटे होते हैं तो वो लोगों को हार्म करते हैं, वो बैट से मारते हैं और वो किसी का सर फोड़ देते हैं, एनिमल्स को। लेकिन जब वो एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं तो फिर उनकी ये चीजें एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ जाती हैं। फिर वो सेकंड पॉइंट आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। ये एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है। आप प्रॉपर्टी को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं? आपने देखा होगा फसलों में आग लग गई, गांवों में आपने सुना होगा आग लग गई जी। आग किसने लगाई? भैंसें जल गई, मोस्टली वहां सुना होगा। देखिए वहां के लोग इतने अवेयर तो नहीं होते, वहां भी बहुत ज्यादा ये चीजें चल रही होती हैं, पता नहीं बच्चे किन किन एक दूसरे के साथ दुश्मनियां होती हैं, किस स्ट्रेसेस का शिकार होते हैं। वो प्रॉपर्टी को आपने देखा होगा, घरों में आग लग गई, पता ही नहीं चला क्यों बिल्डिंग में आग लगी, किसी मॉल को आग लग गई। तो यही लोग होते हैं जो कि प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। फिर फायर सेटिंग के अलावा भी, अदर देन फायर सेटिंग, कोई भी डिस्ट्रक्शन कर देते हैं प्रॉपर्टी को, उनके फर्नीचर को तोड़ देते हैं,
डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी में कुछ भी आ जाता है। अब आ जाता है थेफ्टफुल बिहेवियर, यानी कि किसी के घर, बिल्डिंग और कार के शीशे तोड़ दिया। आपने आपने देखा होगा, शीशे तोड़ दिए पत्थर मार के। ये एबनॉर्मल बिहेवियर में आता है अगर शुमार किया जाए। एक तो बच्चे होते हैं जी, आप फुटबॉल खेल रहे हैं या कोई भी क्रिकेट खेल रहे हैं, कि नॉर्मल देखें, हर चीज पे वही मैंने कहा है कि लेबल नहीं लगाना, लेकिन जो चीजें एक एक्सट्रीम से ज्यादा दिखाई दें तो वो डिसऑर्डर में बन जाती हैं, तो उसका उसका यकीनन आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से और आपको अपने फिजिशियन से ज़रूर हेल्थ केयर प्रोवाइडर से राब्ता करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद थेफ्ट में ये चीज़ें आ जाती हैं, और जो ये आप करते हैं ना, आइटम उनके चुरा लेते हैं, जैसे शॉप में किसी घुस गए, कुछ चीज़ें उठा ली। ठीक है, आपने ये देखा होगा किसी दुकानों में घुस के, कोई भी शॉप, किसी को चोरी की आदत होती है, वो घरों में घुस जाते हैं और वो चोरियां वो किसी की चीजें, जिस तरह घर में घुस के कोई भी आपका फ्रेंड घुस गया, कोई चीज उठा ली, मॉल में घुस गए तो मॉल से कोई चीज उठा ली, तो दीज ऑल आर द टाइप ऑफ दिस ऑर्डर कि आप एक्सट्रीम अगर कंडीशन में चले जाएं तब बात करें। अच्छा, अब सीरियस वॉलेशन ऑफ रूल्स, ये नेक्स्ट पॉइंट है कि वो किसी भी रूल को नहीं मानते, और ये 13 इयर्स तक स्टार्ट हो जाता है ऑलमोस्ट। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि वो घर से भागने की कोशिश करते हैं। अगर उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाला, तुमने ये काम नहीं करना, आपने देखा होगा कुछ बच्चों को, तुमने ये काम, मैं तो घर से भाग जाऊंगा, और वो भाग भी जाते हैं। वो घर से भाग जाते हैं, देर देर तक घर से बाहर रहना और घर ना आना, ये सारी चीजें, ये वॉलेशन ऑफ रूल ही है ना। आपके घर में देखें, एक टाइमिंग्स होते हैं जी, 9 बजे आपने घर में आ जाना है, 8 बजे आपने घर में आ जाना है। वो किसी भी रूल को नहीं मानते, एक्सेप्ट नहीं करते, कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ वो ही ठीक है बस। इवन वो स्कूल बंक करते हैं, वो स्कूल में नहीं आते। ये 13 इयर्स तक ये चीज शुरू हो जाती है। और अगर ये डिस्टरबेंस ऑफ बिहेवियर क्लिनिकली, मतलब ये इतना हद तक चला जाए कि जब हमारी सोशल और एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो, तो ही नीड प्रॉपर केयर, क्लिनिकल साइकोलॉजिकल केयर उसे चाहिए होती है साइकोलॉजिस्ट की। जब ये चीजें इमोशनल बिहेवियर में और आपके सोशल और एकेडमिक परफॉर्मेंस को आपको स्पॉइल कर रही हैं, तो आपको, आप समझें कि उस बंदे को असिस्ट करने की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। अच्छा, अब अगर एक इंडिविजुअल 18 इयर्स का होता है या उससे बड़ा होता है, और उसमें ये चीज़ें नहीं, ये चीज़ बड़ी गौर से सुने, अगर ये चीज़ें, उसमें ये डिस्ट्रक्टिव रूल्स नहीं पाए जाते, ये सारे डिस्ट्रक्टिव रूल्स उसमें एक्सटर्नलाइज डिसऑर्डर के नहीं पाए जाते, तो वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। एंड व्हाट इज एंटी सोशल पर्सनालिटी? जो के लोगों से मिलना, बात करना, उनके साथ किसी किस्म का ताल्लुक रखना पसंद नहीं करता, वो एंटी सोशल पर्सनालिटी होता है। इसकी 3 तरह के जो कंडक्ट डिसऑर्डर होते हैं ना, जिस तरह ऑटिज्म होता है और एडीएचडी होता है, या कोई भी इस तरह का डिसऑर्डर होता है, उनके 3 लेवल्स होते हैं। एक माइल्ड होता है, एक मॉडरेट होता है, एक सेवेरिटी लेवल पे होता है। इसके भी 3 लेवल्स होते हैं। एक माइल्ड होता है जो यूथ में शुरू होता है, जो थोड़ा थोड़ा हार्म पहुंचाना, आपने देखा है, थोड़ा थोड़ा नुकसान, ओके फाइन। एक मॉडरेट लेवल जब आ जाता है, जब माइल्ड से सीवियर तक चला जाता है, थोड़े नुकसान से ज्यादा नुकसान होने लगता है। मतलब एक बच्चा जूता मारता है, आपको एग्जांपल देती हूँ, माइल्ड लेवल है, एक जूते से उठा के डंडा मार देता है, तो वो सीवियर लेवल, एक डंडे से उठा के शीशे की बोतल मार देता है,
ठीक है, या गन उठा लेता है, तो वो सिवियर लेवल हो जाता है। इस चीज को हर हर जो डिसऑर्डर होता है उसको किस तरह हम रियलाइज करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर लेवल। तो इसी तरह कंडक्ट जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको भी हम ऐसे ही कैटेगराइज करते हैं। आप कंडक्ट डिसऑर्डर जो होते हैं ना और एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को कंबाइन करते हैं कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है। जो हमारे एंटी सोशल डिसऑर्डर्स होते हैं ना, अच्छा उसमें क्या होते हैं, बिहेवियर हम वायलेट करते हैं। जो मतलब है कि हमारे जो फोकस ज्यादातर ये होता है कि लोगों से ना मिलना, जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं और रूल्स हैं उन्हें वायलेट करना, ठीक है। और जो पीपल डायग्नोस्ड होते हैं ना कंडक्ट डिसऑर्डर के साथ, उनकी उनमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, आउटबर्स्ट ऑफ एंगर होते हैं, उनमें फ्रस्ट्रेशन और टॉलरेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उनमें टॉलरेंस बिल्कुल नहीं होती। और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग जब कंडक्ट डिसऑर्डर का तकरीबन 18 साल 13 इयर्स के ऑन इसका ऑनसेट का मतलब होता है जब ये स्टार्ट होते हैं, ऑनसेट लेवल इनका 13 है, 13 ईयर से ऑनसेट ये स्टार्ट होते 18 इयर्स तक आते हैं ना, तो जब ये परसिस्ट कर जाए यानी कि ये एडल्टहुड तक जारी रहे ये चीज, तो ये क्राइटेरिया एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को मीट करता है। अब आप समझ गए होंगे कि जब एक चीज एक्सट्रीम से बढ़ जाए यानी कि आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, फ्रस्ट्रेशन और टॉलरेंस 13 इयर्स से स्टार्ट होती होती परसिस्टेंट उसका इलाज ना हो, एक चीज को कॉन्टिन्यूस चलती एडल्टहुड तक जारी रहे, तो वो क्राइटेरिया मीट करना शुरू हो जाता है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अच्छा, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। ये एक्सटर्नलाइज डिसऑर्डर होते हैं, ये कंडक्ट डिसऑर्डर, इसकी मैंने आपको 15 क्राइटेरियस बताए 12 मंथ्स तक। इसमें तकरीबन 6 क्राइटेरिया का होना परसिस्टेंट लाजमी है। अगर वो मीट कर रहे हैं तो यू एंड your child, your any relative is suffering from the conduct disorder and need full assistant। आपके किसी भी रिलेटिव या जिसको भी आपके करीबी खासतौर पे बच्चों को आपके घर में किसी को है तो उसको फिजिकल आप कहें कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर की या आपको उसकी फिजिशियंस की, साइकोलॉजिस्ट की, उसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, थेरेपीज की, असिस्टेंट की बहुत ज़्यादा असिस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, अब लाइक पीपल जो एंटी सोशल पर्सनालिटी के होते हैं ना, वो कंडक्ट डिसऑर्डर को जो होते हैं ना उनमें थोड़ा सा कम होता है। जैसे अच्छा, जो होते हैं ना लाइक पीपल विद एंटी पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो जो पीपल विथ कंडक्ट डिसऑर्डर होते हैं ना, वो लैक एम्पथी, कंसर्न, उनको किसी से कोई गर्ज नहीं होता, उनको किसी के साथ कोई एम्पैथी नहीं होती, यानी कि वो देखें जानवरों को मार रहे हैं, इंसानों को मार रहे हैं, उनके केमिकल उनके ब्रेन में कुछ चेंजेस भी हो रही होती हैं। देखें जब आपके डिसऑर्डर्स होते हैं ऑफ कोर्स आपके आपके पूरे बॉडी में कोई ना कोई आपके ब्रेन के हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से ही बंदा खुद तो नहीं करता, उसको कोई उसको आपकी हेल्प की, आपके पीयर्स की, आपके उसके उसके पीयर की हेल्प की, आप उसके पेरेंट्स की, सिबलिंग्स की ज़रूरत होती है ताकि वो इन चीज़ों से, इस फ्रस्ट्रेशन से, उस एंजाइटी से निकल सके। वो किसी के बारे में एम्पैथी शो करता ही नहीं है, वो किसी के बारे में कंसर्न बिहेवियर शो करता ही नहीं है, वो हर वक्त लड़ाई झगड़े पे होता है, एग्रेसिव। आपने देखा होगा कुछ लोग जरा सी बात पे, मैं तुम्हें बताता हूँ, आपने देखा होगा कुछ लोगों का बिहेवियर, अभी मैं बताता हूँ, कुछ छोटे बच्चों में आप नोट करें,
जरा तुम आओ तो सही, मैं बताता हूँ। वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, मारना शुरू कर देते हैं मुक्कों से। ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं होते। हम समझते हैं लड़के हैं जी, अग्रेसिव हो रहे हैं, कोई नहीं, मारने दो, ठीक हो जाएंगे। नो, ये जरूरी नहीं है कि वो ठीक हो जाए। ये पैटर्न अगर ये कंसिस्टेंट रहे तो ये एंटी पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो पीपल विथ कंडक्ट, जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं, टिपिकली ब्लेम अदर। वो उनको हर वक्त हर कोई ब्लेम कर, तुम बुरे हो, तुमने ये बुरा किया, तुम अच्छे हो ही नहीं सकते, तुम अच्छे बन ही नहीं सकते। ये ब्लेमिंग बिहेवियर उन्हें एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तरफ ले जाता है। आपको हर वक्त एक ब्लेमिंग, आप किसी बच्चे को भी ब्लेम करें हर वक्त, तुम तो ऐसे हो, तुम पढ़ाई में ऐसे हो, तुम इससे अच्छे हो ही नहीं सकते, तुम तो अच्छे हो ही नहीं, तुम तो उसको मारते हो। आप एक बच्चे पे अगर लेबल लगा लेंगे और उसको हर वक्त ब्लेम करेंगे, तो वो तो ऑफ कोर्स एक फ्रस्ट्रेशन, एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस में जाता 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 वो परसिस्टेंट, जब वो एडल्टहुड में जाएगा तो वो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, किसी भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर का, डिप्रेशन, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, क्योंकि इनके मुख्तलिफ पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, उनका शिकार हो जाता है। ये नॉर्मल पर्सन्स होते हैं, लेकिन हमारा इन्वायरमेंट, हमारा एक्सटर्नलाइज्ड इन्वायरमेंट उन्हें फोर्स करता है कि वो इन बिहेवियर्स की तरफ जाएं। ठीक है, इवन वो सब्सटेंस यूज करना शुरू कर देते हैं, सब्सटेंस यूज की तरफ वो आ जाते हैं, अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ, वो सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ आ जाते हैं। अगर मर्द है तो वो औरतों में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उन्हें घर वालों की तरफ से अटेंशन नहीं मिल रही। अगर औरतें हैं तो वो मर्दों में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी, ऑफ कोर्स। क्योंकि देखिए, वो चीज अगर आपको घर से एक तरफ तवज्जो नहीं मिल रही और बाहर से आपको एक प्लेयर मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स आप बाहर जाएंगे, आप सब्सटेंस अब्यूज भी करेंगे, आप अल्कोहल भी लेंगे, आप क्लब्स में जाएंगे, आप गलत काम करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें एक कंडक्ट डिसऑर्डर और एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का हिस्सा हैं, जो हमारे एक्सटर्नलाइज डिसऑर्डर का पार्ट हैं। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर। DSM-5 के थ्रू ना दो किस्म की टाइप्स होती हैं। DSM-5 आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत दफा इसका जिक्र किया हुआ है। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मेंटल जो के थ्रू इसमें 5 जो होता है, एक DSM-4 था पहले, एक ये DSM-5 है, ये न्यू वर्जन है, न्यू वर्जन 5। इसके थ्रू हमने पहले जो, जिस तरह मैंने कल भी एक सब्सटेंस के बारे में बताया था कि उन्होंने सब्सटेंस, मतलब वो मुख्तलिफ वर्जन्स अपने निकालते रहते हैं हर चीज का, तो इन्होंने एडोलेसेंस की ऑनसेट टाइप है, चाइल्डहुड ऑनसेट टाइप है, यानी कि दो तरह के कंडक्ट डिसऑर्डर हैं जो एडोलेसेंस में भी हो जाते हैं और चाइल्डहुड में भी हो जाते हैं। अब एडोलेसेंस में क्या होते हैं, अब एडोलेसेंस में ये हो जाते हैं कि ये तकरीबन 10 साल तक प्रेजेंट होते हैं। 10 10 इयर्स तक जब इनकी कॉन्टिन्यूस एक प्रेजेंस रहे, मतलब ये सिम्टम आपको 10 साल में अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। डिसरप्टिव बिहेवियर, मतलब आपका, आप चीजों की तोड़ फोड़ करना, वायलेंस करना, चोरी चोरी चिकारी करना, ड्रंक करना। इवन आप यकीन करें कि आजकल के बच्चे, आप यकीन करें कि आजकल के बच्चे ड्रंक करना शुरू हो जाते हैं जल्दी, इन इन द सेंस 13 14 15 टीन्स तक जाके। ठीक है, ये एडोलेसेंस में बता रही हूँ, जो 10 इयर्स तक ये सिम्टम प्रेजेंट होते हैं और उसके बाद ये चीज़ें अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। नॉन वायलेंट बिहेवियर, चोरी करते हैं, शराब और जुए में पड़ जाते हैं, गैम्बलिंग्स में पड़ जाते हैं, प्रॉपर्टी को तबाह करते हैं। तो ये चीज़ें हम
एक नॉर्मल रेंज से लेके जब एबनॉर्मल बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाती हैं तो वो फिर आपके माइंड को और आपकी सारी